तो आज की हमारी स्टोरी होने वाली है रोमन दिमित्री नाम के एक कैरेक्टर पर, जो कि होता है दिमित्री परिवार का सबसे बड़ा और साथ ही में सबसे कमजोर बेटा। और क्योंकि वो लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए वो डिप्रेशन में जाने के साथ ही एक दिन कर लेता है सुसाइड। पर उसके सुसाइड करते ही उसके अंदर रिइंकार्नेट होता है मुरीम वर्ल्ड का हेवनली डीमन बकजुंग ह्यूग, और इसी के साथ रोमन दिमित्री की बॉडी पर कंट्रोल हो जाता है ह्यूग का। और अगर तुम्हें एक मर्सीलेस, ओवरपावर्ड और एक बैडएस एमसी पसंद है तो ये मानवा तुम्हारे लिए है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस ब्लैक स्मिथ था। वो ब्लैक स्मिथ एक स्टोर का मालिक था। वो लोहे से बनाई गई चीजों को बेचा करता था। और एक दिन उसके नसीब ने साथ दिया और उसके सभी वेपन्स खरीद लिए गए किंगडम ऑफ कायरो के द्वारा। वहाँ पर हुई एक बहुत ही खतरनाक जंग, जिसमें उस ब्लैक स्मिथ को मिला एक चांस जिससे कि वो अपने स्टेटस को रेज कर सके। जब वो जंग खत्म हुई तब ब्लैक स्मिथ को नवाजा गया एक पोजीशन बैरोन के द्वारा, जिसे निचले दर्जे का लॉर्ड कहा जाता है। और वही ब्लैक स्मिथ है अब इस लैंड का ओनर, मास्टर रोमन का पिता। इसी के साथ हम देखते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर रोमन दिमित्री को, जो कि इस वक्त एक बूढ़े व्यक्ति से इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। वहीं पर होता है एक कैरेक्टर जिसका नाम है हांस। हांस सोचता है आखिरकार मास्टर रोमन ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं जिसके बारे में यहाँ पर हर किसी को पता है। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ घंटे पहले का सीन, जहाँ रोमन कहता है मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं हूँ दिमित्री परिवार का सबसे बड़ा बेटा, और ये है वो राज्य जिसका नाम है कायरो, और तुम्हारे अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड वो है जिसमें मरीम एग्जिस्ट ही नहीं करता। हांस कहता है बिल्कुल सही कहा आपने, और सोचता है आज मास्टर रोमन काफी बदले बदले लग रहे हैं। शायद इस वक्त इन्होंने ड्रग कंज्यूम करके रखा है, क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल अमीर बच्चों के बीच ये ड्रग काफी पॉपुलर है। वैसे भी ये मास्टर रोमन है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी तो जरूर है। हांस कहता है आज आपके फियांसे लॉरेंस फैमिली की लेडी यहाँ पर आने वाली है, और लॉरेंस फैमिली की लेडी एक अच्छे बर्ताव की काफी सराहना करती है, इसलिए यही अच्छा होगा कि हम पहले से ही तैयारी कर ले। बट तभी रोमन कहता है इससे भी जरूरी कुछ चीजें हैं जो कि मैं जानना चाहता हूँ। इस जगह पर जो भी सबसे उम्र का व्यक्ति है उसे ही मेरे पास लेकर आओ, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जिस लेडी के बारे में बातें कर रहे हो वो फिलहाल मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। उसकी बजाय मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जान सकूं कि आखिरकार इस वर्ल्ड में जिया कैसे जाता है। हांस सोचता है आखिर जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह पर बिताई है उसे इस जगह के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता क्यों है। खैर मुझे क्या, अगर मुझे ऑर्डर्स मिले हैं तो मुझे उन्हें फुलफिल करने चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे बस इतना ही पता है। रोमन कहता है इसके लिए थैंक्स, इससे मेरी काफी मदद हुई, मैं बाद में इसके लिए तुम्हें जरूर रिवॉर्ड दूंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है ये तो मेरे लिए काफी ऑनर की बात है कि मैं आपसे बात कर पाया। रोमन सोचता है रोमन दिमित्री, मेरा असली नाम है बकजुंग ह्यूग। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने मरीम वर्ल्ड पर अपना प्रभुत्व कायम किया, और फिर जब मेरे लाइफ के सभी ड्रीम्स फुलफिल हो गए तब मैंने शांतिपूर्वक अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया। बट किन्हीं कारणों की वजह से जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को पाया रोमन दिमित्री के बॉडी में। क्या हेवेंस यही चाहते हैं? क्या ये उनकी इच्छा है या फिर ये पनिशमेंट है मेरे लिए गॉड्स की तरफ से? रोमन ये सभी बातें सोच ही रहा होता है, बट तभी बाहर से लड़ाई होने की आवाजें आने लगती हैं। इधर बाहर कुछ लोग एक बंदे को पीट रहे होते हैं। हांस भी उस फाइट को देखने के लिए आता है, और जब उसकी नजर पड़ती है उन लोगों के टैटू पर तो वो कहता है ये तो है फैंक्स। बट तभी वहाँ पर पहुंच जाता है रोमन और कहता है ये फैंक्स क्या है? हांस कहता है ये टैटू देखकर अंदाजा लग रहा है कि ये लोग हैं ब्लड फैंक्स के मेंबर। रोमन कहता है ब्लड फैंक्स? हांस कहता है ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि दिमित्री में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी काफी कुछ करता रहता है। और देखकर लगता है कि वो बच्चा जो इस वक्त पीट रहा है उस बच्चे ने ब्लड फैंक्स से काफी बड़ी मात्रा में कर्ज लिया होगा। बट फिलहाल के लिए हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। बट तभी हांस देखता है कि रोमन वहाँ से गायब हो चुका है। रोमन जाता है सीधे ब्लड फैंक्स के मेंबर्स के सामने और कहता है रुक जाओ। वही एक बंदा कहता है रोमन दिमित्री, तुम एक सम्माननीय व्यक्ति हो, इसीलिए लगता है कि तुम इस मामले में दखल अंदाजी कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे कहने से हम रुक जाएंगे? वो बंदा रोमन का मजाने लगता है मजाक और कहता है लगता है सर दिमित्री को बुरा लग गया। हांस कहता है मास्टर हमें अब चलना चाहिए, ब्लड फैंक्स के मेंबर्स काफी खतरनाक होते हैं। रोमन कहता है हांस मैं यहाँ के लॉस के बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो मुझे समझाओ। मुझे यहाँ के ज्यादा नियम कानून पता नहीं है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ के नियम तोड़े किसने और उस नियम को तोड़ने के लिए उनकी सजा क्या है? हांस कहता है क्योंकि वो बच्चा जो इस वक्त पिट रहा है वो है कर्ज में, इसलिए यहाँ पर वही गलत है क्योंकि उसने अपना कर्ज चुकाया नहीं होगा। पर ब्लड फैंक्स के मेंबर्स को इसकी परमिशन नहीं है कि वो इस मामले को खुद ही संभाले, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि इन सभी ने आपकी बेइज्जती की, दिमित्री परिवार के सबसे बड़े बेटे की। ये वो गुनाह है जिसके लिए इनकी जान भी ली जा सकती है। रोमन कहता है तुम सभी ने सुना, तुम सबके सब ने यहाँ के नियमों को तोड़ा है, तो इसीलिए मैं रोमेरो दिमित्री का सबसे बड़ा बेटा तुम्हें सजा देगा। वही एक बंदा कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक सम्माननीय व्यक्ति हो जिसे अभी इस बारे में पता नहीं है कि ये दुनिया काम कैसे करती है, तो क्या तुम सच में हम सभी से फाइट करना चाहते हो? रोमन कहता है तो चलो ये प्रूव हुआ। वो बंदा कहता है क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? रोमन कहता है तुम सबके सब कचरे हो, क्योंकि तुम सभी इस लैंड के ऑनर के बड़े बेटे के सामने ऐसी
बातें कर रहे हो तो मुझे खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ रोमन उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। वही ब्लड फैंग के सभी मेंबर्स भी रोमन पर अटैक करते हैं, बट तभी रोमन आगे जाता है और अपने हाथ में लिए गए उस लकड़ी को ब्लड फैंग के उस मेंबर के गले के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। उसके मरते ही सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और उस पर कर देते हैं एक साथ अटैक, बट रोमन अगेन एक अटैक को ब्लॉक करता है और एक बंदे को रखता है घुमा के काफी पावरफुल पंच, और अगले ही मोमेंट उसी लकड़ी से उस बंदे को भी मार डालता है। इधर हान सोचता है ये बंदा क्या ये सच में मास्टर रोमन ही है। इधर रोमन सोचता है जब मैंने इस वर्ल्ड में अपनी आंखें खोली तो मैंने सबसे पहले देखा कि असली रोमन दिमित्री वो ढेरों ड्रग्स लेने के बाद फ्लोर पर पड़ा है, और राज्य कायरो जो कि उस वक्त था वार में, उसने हर घराने से चूज किया एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि वार में शामिल हो सके, और रोमन दिमित्री वो भी वार में जाने के लिए चूज किया गया था, बट डर की वजह से उसने कर लिया सुसाइड। उसकी लाइफ काफी पैथेटिक थी, बट जो भी लाइफ उसने जी उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि फिलहाल इस बॉडी का ओनर हूँ मैं, हेवनली डेमन सेक्ट का लीडर बक जोंग ह्यूक। जब तक इस बॉडी पर मेरा टेक ओवर है मैं जीऊंगा तो ह्यूक की तरह। इसी के साथ रोमन उन सभी ब्लड फैंग्स के मेंबर्स को मौत के घाट उतार देता है। वहीं एक बचा हुआ बंदा भागते हुए कहता है राक्षस राक्षस है ये, पर तभी रोमन उसका सर पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने अभी मेरे बारे में ऐसे मॉन्स्टर वाली बातें ना की होती तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता, पर अब तुम्हारे बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसी के साथ रोमन दिमित्री उस बंदे को भी मार डालता है और सबसे कहता है मेरा नाम है रोमन दिमित्री, और तुम सभी में से किसी को भी ये सजा पसंद नहीं है, वो जो कोई भी हो, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो तुम लोग किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम सभी को हमेशा तैयार ही मिलूंगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को एक बहुत ही कमाल के ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं तुम्हें इसे खेल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने अपने गेम को ओपन कर लिया है। वही लेफ्ट साइड में तुम जितना लगाओगे प्रॉफिट उतना ज्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमने पहला स्पिन कर दिया है, जिसमें हमारे कई कार्ड्स मैच हो चुके हैं और हमारा पहला ही स्पिन निकल चुका है बिग विन। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो हमने लगाए थे 1600 के आसपास और हमारा बिग विन आ रहा है सीधे 28,000 के आसपास। तो चलो गाइस एक बार और स्पिन करके देखते हैं। तो गाइस हमने दूसरी बार स्पिन कर दिया है और यहाँ पर आ चुके हमारे कई सारे कार्ड्स मैच हो रहे हैं और ये आ गया हमारा मेगा विन। तो चलो गाइस एक बार और स्पिन करके देखते हैं। तो ये किया हमने स्पिन और इस बार कोई भी कार्ड मैच नहीं हुआ। तो चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। इस बार भी कोई कार्ड मैच नहीं हुआ। तीसरी बार तो कंफर्म कोई ना कोई कार्ड मैच होगा ही। इस बार उसके चांसेस काफी आई हैं। तो चलो नेक्स्ट स्पिन करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स हमारे कार्ड मैच हो रहे हैं और ये निकल के आ गया अपना मेगा विन। तो जैसा कि तुम सभी देख ही सकते हो कि ये ऐप कितना कमाल का है। स्टिल अगर तुम्हें गेम नहीं खेलना है तो तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी इस ऐप में काफी कुछ है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ऊपर एक रेफरल का ऑप्शन दिखा रहा है, जहाँ से तुम इस ऐप को रेफर कर सकते हो और रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हो और इसके रिवॉर्ड काफी बड़े होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो मैं तुम सभी को यही बोलूंगा कि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म मुझे काफी अच्छी लगी है। इस एप्लीकेशन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। तो चलो अब अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रोमन सोचता है बक जोंग ह्यूक उसने मरीन वर्ल्ड में अपना प्रभुत्व कायम किया और इस सफर में उससे लड़ाई हुई हजारों मार्शल आर्टिस्ट से, बट वो सब के सब उससे हार गए और अंत में उसके हाथों ही मारे गए। और जब वहाँ पर बही खून की नदियाँ, तब उस वर्ल्ड को पता चला कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कंट्रोल किया जाएगा हेवनली डेमन सेक्ट के लीडर बक जोंग ह्यूक के द्वारा। पर अब मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इन गली के चूहों को मारने के लिए। रोमन कहता है हांस यहाँ पर गार्ड्स को बुलाओ, उन्हें बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या, और कुछ लोगों को बुलाओ ताकि वो इसकी जानकारी इकट्ठा कर सके। हांस हाँ बोलने के साथ ही वहाँ से चला जाता है। वही रोमन सोचता है ये बॉडी ये सच में एक यूजलेस बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ज्यादा की भी नहीं है और जितना की इस वक्त इसमें है उसका फ्लो भी काफी खराब है। मुझे जल्दी यहाँ के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है स्केलेटल मॉडिफिकेशन। वही बच्चा जो कि पिट रहा था वो कहता है मास्टर मेरी जिंदगी बचाने के लिए आपका थैंक्स। रोमन कहता है मुझे गलत मत समझना, पर मैंने ये तुम्हारी मदद करने के लिए किया ही नहीं। वो तो ब्लड फैंग्स के लोगों ने यहाँ का नियम तोड़ा, इसी वजह से मुझे उन्हें सजा देनी पड़ी और तुम भी कोई एक्सेप्शन हो नहीं। तो तुम्हें भी सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों वो तुम्हारी जान लेने के पीछे पड़े थे, वो भी बिना किसी झूठ के, और ये सिर्फ तब जब तुम चाहते हो कि तुम्हारा सर और धड़ सही सलामत हो। वो बच्चा कहता है मेरे पेरेंट्स ने ब्लड फैंग से कुछ उधारी ली थी ताकि वो यहाँ पर जमीन खरीद सके और फिर खेती कर सके, और हम सभी मिलकर काफी आसानी से उनके कर्ज को चुका देते, पर वो सभी
सभी के सभी ब्लड फैंक्स वाले, उन्होंने हमारी सारी फसलें बर्बाद कर दी, तो हम उनके कर्ज को चुका नहीं पाए। और बाद में मुझे पता चला कि वो सब के सब मेरी छोटी बहन के पीछे पड़े थे, और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि कम से कम मेरी नहीं, कम से कम मेरी छोटी बहन की जिंदगी बचा लीजिए। इसी के साथ वो बच्चा सोचता है, वो आंखें, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मैट डेमन को देख रहा हूँ, जो कि 4 हेवनली किंग्स में से एक हो। रोमन कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा कहता है, मेरा नाम है केविन। रोमन कहता है, केविन, मैं इस मामले के तह तक जाऊंगा और बाद में मैं इसका फैसला सुनाऊंगा। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए केविन थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। रोमन सोचता है, ये बस मेरी शायद एक फीलिंग ही है, बट मुझे लगता है कि मेरा इस बच्चे से कुछ कनेक्शन है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बग्गी को, जहाँ कोई कहता है, लेडी फ्लोरा, हम जल्द ही दिमित्री परिवार पहुँचने वाले हैं। वही देखते हैं हम एक लड़की को जिसका नाम है फ्लोरा लोरेन, जो कहती है, मैं जल्द ही उसे मिलूंगी रोमन दिमित्री से। इसी के साथ फ्लोरा सोचती है, लगभग 1 महीने पहले मुझे पता चला कि मेरी अरेंज मैरिज होने वाली है दिमित्री परिवार के किसी मेंबर के साथ, जहां मेरे पिता ने बताया कि इस वक्त हमारा घराना अच्छे स्टेट में नहीं है और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। और तब मुझे पता चला कि मुझे अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी दिमित्री फैमिली में, जहाँ के सभी लोग भरे पड़े हैं माइनर से। मैंने इसके बारे में अपने पिता से बात की, बट वो फिर भी नहीं माने। इसी के साथ फ्लोरा आती है अपनी यादों से बाहर, जहाँ एक गार्ड कहता है, मिस फ्लोरा, हम पहुंच चुके हैं। फ्लोरा बाहर निकलती है और सोचती है, दिमित्री फैमिली में ही मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो भी तो दिमित्री फैमिली के दूसरे बेटे से, जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, बट वो सब भी खराब हो गया जब उसके बड़े बेटे रोमन दिमित्री ने फोर्स किया कि उसे मुझसे शादी करनी है। रोमन दिमित्री वो गधा जो कि ज्यादातर लग्जूरियस लाइफ को जीने में यकीन करता है, और साथ ही में मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार दिमित्री परिवार के सभी लोग इतना ज्यादा परफ्यूम क्यों यूज करते हैं। ये सब सोचते सोचते फ्लोरा पहुंच चुकी होती है रोमन के पास और सोचती है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी कंट्री इस वक्त कैसी कंडीशन में है, बट फिर भी मुझे ये करना ही होगा। इसी के साथ वो कहती है, सर दिमित्री, मैं चाहती हूँ कि आप इस मैरिज के बारे में भूल जाएं। रोमन कहता है, चलो ठीक है फिर। ये सुनते ही फ्लोरा के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वही अगेन रोमन कहता है, मैंने भी इस मैरिज के बारे में काफी सुना है और दिमित्री परिवार का ये गधा, मुझे यकीन है कि तुम जैसी कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहेगी, तो इसीलिए यही सही होगा कि इस मैरिज को कैंसिल कर दिया जाए। फ्लोरा सोचती है, आखिरकार इसे हो क्या गया है, क्या ये सच में सीरियस है? रोमन कहता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए मैं अपने पिताजी को ये बताना चाहूंगा। फ्लोरा कहती है, 1 मिनट। रोमन कहता है, हाँ कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम? फ्लोरा कहती है, मैंने सुना है कि ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और अब तुम ही इसे कैंसिल करना चाहते हो, वो भी बिना किसी शर्त के। मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। रोमन कहता है, तो तुम ही बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? फ्लोरा कहती है, नहीं वैसे तो नहीं करना चाहती। रोमन कहता है, तो फिर हम दोनों एक दूसरे की बातें में इतना उलझे ही क्यों, ये बेमतलब की बहस क्यों, जब हम दोनों इस मैरिज को कैंसिल करना ही चाहते हैं, तो जो जरूरी है मुझे वो करने दो। और साथ ही में इस मैरिज को तोड़ने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से तुम इस सिचुएशन में फंसी हो। मेरी वजह से ही तुम्हें दिमित्री परिवार के सबसे बड़े गधे से शादी करनी पड़ रही है, तो मुझे लगता नहीं कि इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फ्लोरा सोचती है, आखिरकार इसे हो क्या गया है, क्या ये वही रोमन दिमित्री है जिसके बारे में मैंने सुना था? इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रोमेरो दिमित्री को, जो कहता है, तुम इस मैरिज को कैंसिल करना चाहते हो। उसके सामने होता है रोमन, वो कहता है, हाँ जैसे मैंने आपको बताया, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ और मैंने पहले ही लॉरेंस फैमिली को उस लेडी को बता दिया है। रोमेरो कहता है, गधे कहीं के, भले ही लोग तुम्हें एक गधा बोलते हो, बट आज तुमने ये प्रूव भी कर दिया। मैं तुम्हारा भला चाहता था, इसलिए मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी कराना चाहता था, बट तुमने सब खराब कर दिया। जबकि तुम्हें बस यही करना था कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी थी और एक अच्छी जिंदगी बितानी थी, बट तुम वो भी नहीं कर पाए। रोमन कहता है, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। बट तभी रोमेरो एक ग्लास रोमन की तरफ फेंक देता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी माफी मांगने से ये सब ठीक हो जाएगा? अगर ये सब स्मूथली हो जाता तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें बैटलफील्ड में नहीं भेजूंगा, पर अब 6 महीने बाद तुम्हें बैटलफील्ड में जाना ही होगा। तो बताओ, क्या इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? रोमन कहता है, नहीं। रोमेरो कहता है, मैंने ये भी सुना कि तुम्हारा ब्लड फैंक के कुछ मेंबर के साथ पंगा हो गया था और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि तुमने उन सभी को उनकी सजा दे दी है, बट मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इसमें जरूर तुम्हारी किसी ने मदद की होगी। ये प्रॉब्लम जो ब्लड फैंक ग्रुप के बारे में है, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता और तुमने एक बेटे का फर्ज भी सही से निभाया नहीं है, तो अब से आगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे। तो मैं बस तुम्हें इतना ही बता दूं कि ब्लड फैंक ग्रुप के साथ तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें तुम्हें खुद ही रिजोल्व करना होगा, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। रोमेरो सोचता है, ये कंफर्म अब रोते हुए रहम की भीख मांगने वाला है, बट इधर रोमन कहता है, मैं समझ गया, मैं इस मामले को खुद ही संभाल लूंगा। रोमन जाने लगता और कहता है, ये मेरी वजह से हुआ है, तो इसीलिए इस मामले को मुझे संभालना ही होगा, तो मैं आपसे तब आके मिलता हूँ जब ये मामला खत्म हो जाएगा। वही रोमेरो कहता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? बट तब
तक रोमन जा चुका होता है। बाहर पहुंचते ही रोमन अपने माथे से निकल रहे खून को पोंछता है और कहता है आखिर ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी। बट तभी वहाँ पर फ्लोरा कहती है क्या तुम सच में कोई बेवकूफ हो, आखिर तुम ऐसी हरकतें कर ही कैसे सकते हो। रोमन कहता है तुम अभी भी यहीं पर हो। फ्लोरा कहती है वो ब्लड फैंग ग्रुप है। ब्लड फैंग वो कोई ऐसे नहीं है जिनसे तुम खुद ही निपट सको। इवन नोबल्स भी उनके द्वारा टेरराइज किए जाते हैं। अगर उन सभी को लगा कि तुम उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे तो वो सब के सब तुम्हारे पीछे आएंगे और तुमसे लेंगे बदला। तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम सबको सच्चाई बता दो और अपने पिता से जाके माफी मांगो। रोमन कहता है मैं ऐसा क्यों करूं। फ्लोरा कहती है आखिर क्यों से तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। रोमन कहता है मिस फ्लोरा तुम्हें सच में अपनी असली जगह के बारे में नहीं पता है। इसी के साथ रोमन जाता है अपनी यादों में जहाँ इस वक्त वो फ्लोरा से मिलने के लिए तैयार हो रहा था। रोमन कहता है आखिरकार इस परफ्यूम की स्मेल इतनी घटिया क्यों है। उसके साथ में होता है हांस। हांस कहता है इसमें मैं आपकी कोई मदद कर नहीं सकता क्योंकि आपकी बॉडी से इस वक्त जो ब्लड की स्मेल आ रही है उसे हटाने के लिए हमें इस परफ्यूम का यूज करना ही होगा। रोमन कहता है और ये जो आउटफिट तुमने दिया है ये भी काफी टाइट है। हांस कहता है यंग मास्टर क्योंकि ये आपकी फर्स्ट मीटिंग है आपकी फियोंसे लॉरेंस परिवार की लेडी के साथ, तो आपको थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी होगी। ये सब सुनने के बाद रोमन सोचता है बस अभी कुछ पलों पहले ही मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ और अभी बात हो रही है शादी की। मैं नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी वजह से मेरा लोड और भी बढ़ जाएगा। मैं अभी इस वर्ल्ड को समझना चाहता हूँ। हांस कहता है वो जल्द ही आने वाली है तो चलिए सीढ़ियों के नीचे वेट करते हैं। रोमन सोचता है पर हांस भी सही बोल रहा है क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई रीजन है नहीं जिसकी वजह से मैं उस लेडी की रिस्पेक्ट ना करूं क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो मेरी तरफ से हुई हैं, तो इस एंगेजमेंट को मुझे ही तोड़ना होगा भले ही मुझे इसके लिए उसे थोड़ा ऑफेंड करना पड़े। और रोमन आता है अपनी यादों से बाहर और सोचता है मैं शुरू से यही करना चाहता था बट फ्लोरा को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये औरत तो मुझे थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट शो नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से मुझे रीजन मिल रहा है कि मैं भी इसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना शो करूं। रोमन कहता है मिस फ्लोरा तुम काफी एरोगेंट हो। मैं समझता हूँ कि तुम कहाँ से आई हो पर तुम्हें भी समझना चाहिए कि इस वक्त तुम किस हालात में हो और वैसे भी इस एंगेजमेंट को तोड़ना मैं चाहता हूँ, पर जब मैंने कहा कि इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा तो तुम एंसियस हो गई। फ्लोरा कहती है मैं तो बस, बट तभी रोमन कहता है पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि वो मोमेंट जिस वक्त मैंने तुमसे बात की कि मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने वाला हूँ तभी से तुम्हारे पास ऐसा कोई भी अधिकार है नहीं जिसकी वजह से तुम मेरे डिसीजन के बीच में इंटरफेयर कर सको। रोमन से ये सभी बातें सुनने के बाद फ्लोरा बहुत ही हैरान रह जाती है। वही रोमन जाते हुए कहता है हम दोनों के रास्ते अलग है तो इसी वजह से तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामलों में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। रोमन सोचता है वो कारण जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, वो कारण ये था कि जिसकी वजह से मैं इस शादी पर होने वाली हर बातचीत को टाल सकूं ताकि मुझे ज्यादा सवालों के जवाब देने ना पड़े। बट इसके पीछे एक और रीजन था जिसकी वजह से मैं इस औरत के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। आखिरकार फ्लोरा होती कौन है, हेवनली डीमन के मामले के बीच में बोलने वाली। तो फ्लोरा यही थी हमारी पहली और आखिरी मुलाकात। हम देखते हैं कि रात हो चुकी है जहाँ रोमेरो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है। वहीं उसके साथ में होती है लिहाना जो कहती है आखिरकार तुम आज यहीं पर रुक क्यों नहीं जाते। रोमेरो कहता है मैंने फिर से रोमन से काफी वॉयलेंट होकर बात की। जब हम कॉमनर्स थे तब मैं उसे आमतौर पर काफी पीटा भी करता था, बट जब हम बन गए नोबल्स यहाँ के लॉर्ड तब मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने बच्चे के साथ फिर से ऐसा नहीं करूंगा। लिहाना कहती है उसी वादे की वजह से हमारे बाकी के बच्चे अच्छे से ग्रो हो पाए। रोमेरो कहता है हाँ ये सही है, पर रोमन का क्या, हमारा एक वही बच्चा है जो कि काफी बुरे हालातों से जूझा हुआ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे रोमन को ट्रीट कैसे करना चाहिए। लिहाना कहती है अपने आप को दोस्त मत दो, भले इस वक्त तुम एक अच्छे पेरेंट ना बन पाए हो बट हम दोनों साथ में मिलकर अपने बच्चे के परवरिश में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं। और जिस रोमेरो दिमित्री को मैं जानती हूँ कोई ऐसा नहीं है जो कि अपने बड़े बेटे को एक गलत डायरेक्शन में जाने देगा। तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि तुम चीजों को सही कर सकते हो। रोमेरो कहता है तुम क्या ब्लड फैंग के बारे में बातें कर रही हो। लिहाना कहती है रोमन एक काफी स्वाभिमानी बच्चा है तो इसी वजह से उसने गुस्से में कह दिया होगा कि वो ब्लड फैंग के मामले को खुद ही देख लेगा, बट अगर हमने ऐसा होने दिया तो क्या पता कि आगे क्या होगा। तुम कैप्टन जोनाथन से रोमन की मदद करने के लिए क्यों नहीं कहते। रोमेरो कहता है तुम सही बोल रही हो। इसी के साथ वो एक सर्वेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि जाओ कैप्टन जोनाथन को जल्दी से बुला के लाओ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोमन और हांस को, जहाँ हांस कहता है यंग मास्टर ये काफी डेंजरस है, हमें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार कब ब्लड फैंग के लोग वापस आ जाए बदला लेने के लिए, तो क्यों ना हम वापस चले। रोमन कहता है हांस तुम्हें क्या लगता है आखिरकार ब्लड फैंग को उनकी वो ताकत कब मिली जो इस वक्त उनके पास है। हांस कहता है मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, बट तभी उसकी बात काटते हुए रोमन कहता है ब्लड फैंग को उनकी
ताकत तब मिली जब उन्होंने बेरहमी से अपने सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरों के मन में बढ़ा दिया अपने लिए डर। हांस कहता है पर फिर भी क्या वो डेंजरस नहीं है? रोमन कहता है वो डेंजरस है, बट सिर्फ तभी तक जब तक वो मुझे डरा सके। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं एटलियर रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर बैठे होते हैं रोमेरो और हांस। रोमेरो कहता है तुम यहीं पर रहो और खाना खाने पर ध्यान दो, इसके आगे मैं खुद ही जा रहा हूँ। हांस कहता है आखिर अब क्या बातें कर रहे हैं, अचानक से आपको हो क्या गया? रोमन कहता है अब से मैं खुद ही इस मामले को इन्वेस्टिगेट करूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको क्योंकि इसके आगे काफी खतरा है। हांस कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भले इसकी वजह से मुझे खतरे में ही क्यों ना पड़ना पड़े, बट मैं कभी भी आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। रोमन कहता है हांस क्या तुम सच में उन लोगों में से हो जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ? हांस कहता है क्यों नहीं, तो खुद को ऐसे मेरे लिए सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने काफी कुछ कर दिया है, तुम्हारी वजह से मैं बाहर आ पाया है, यही मेरे लिए काफी है। तो ठीक है चलो मैं जल्द ही वापस आता हूँ। इसी के साथ रोमन वहाँ से चला जाता है। हांस सोचता है कि इसने सोचा था कि आखिरकार यंग मास्टर मुझसे ऐसी बातें कहेंगे। इसी के साथ उसे कुछ रियलाइज होता है और वो भागते हुए कहता है नहीं, ये वक्त ये बातें सोचने का नहीं है, मुझे उन सभी को इसके बारे में बताना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रोमन को जो कि जाते हुए सोचता है अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग ब्लड फैंग के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो मुझे डरा सके, बट क्योंकि वो सभी ऑपरेट करते हैं एक बहुत ही छोटे ग्रुप में, इसीलिए मेरा उन्हें हंट करना काफी मुश्किल है। और फिलहाल वो काफी सतर्क भी होंगे क्योंकि अगर उन्होंने इस वक्त मुझ पर अटैक किया और मैं बच गया तो इसके बाद मामला काफी बिगड़ सकता है, बट फिर भी अगर उन्हें ढूंढना मुश्किल है तो मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा, तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, मैं उन्हें जानबूझकर अपने पास लाऊं। इसीलिए अब तक मैं हांस के साथ इन सभी गलियों में घूम रहा था और अभी तक उन सभी ने भी इस बात का पता लगा ही लिया होगा कि मैं अकेला हूँ। और साथ ही में आज है दिमित्री नाइट्स की रेगुलर ट्रेनिंग का दिन, तो आज सुरक्षा भी काफी कमजोर होगी, तो इसका मतलब कि अगर वो लोग प्लान कर रहे हैं मुझसे बदला लेने की तो यही उनके लिए होगा एक परफेक्ट चांस। और तभी रोमन के पीछे आ जाते हैं कुछ लोग और कहते हैं रोमन दिमित्री ये बदला है। इसी के साथ एक बंदा टूट पड़ता है सीधे रोमन की तरफ। इधर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सीधे कैप्टन जोनाथन का सीन, जहाँ हांस कहता है कैप्टन मुझे आपको कुछ बताना है। जोनाथन कहता है आखिर तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? हांस कहता है यंग मास्टर उन्हें कुछ हो गया है। जोनाथन कहता है आखिर तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते, पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ। हांस कहता है कैप्टन यंग मास्टर उन्हें कुछ हो गया है, वो खतरे में है, आपको जल्द ही उन्हें ढूंढना होगा। यंग मास्टर रोमन इस वक्त खतरे में है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सीधे रोमन का सीन। रोमन पर जिस बंदे ने अटैक किया था रोमन उस बंदे का डैगर लेता है और उसके मुंह के आर पार कर देता है और इसी के साथ वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। उसके मरते ही बाकी बचे हुए लोग कहते हैं आखिरकार ये है क्या, ऐसा कैसे हो गया, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जैसा हमने सुना था ये तो बिल्कुल अलग है। रोमन कहता है आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, मेरे पास आओ, क्या तुम्हें बदला नहीं लेना है? सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जोनाथन को जो कहता है तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे यंग मास्टर वो इस वक्त पूरे शहर में घूम रहे हैं, वो भी विदाउट एनी गार्ड, और तुम्हें लगता है कि वो फाइट करने गए हैं ब्लड फैंग से। हांस कहता है हाँ मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जोनाथन को ये सभी बातें सुनने के बाद बिल्कुल ही यकीन ही नहीं होता और थोड़े समय बाद वो बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारा वो यंग मास्टर जो कि पूरे के पूरे परिवार में सबसे वीक है वो फाइट करने बढ़ता भी। हांस कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, आखिरकार मैं आपसे झूठ बोलूंगा ही क्यों, हमारे पास ऐसे रोकने का समय है नहीं। जोनाथन थोड़ा सोचता है और उसे याद आता है कि रोमेरियो ने भी उससे कहा था कि रोमन और ब्लड फैंग के बीच में कुछ पंगा हो गया है, तो मैं इस पंगे को सॉल्व करूं। जोनाथन सोचता है डैम इट, आखिरकार उसे बिना गार्ड के जाने की जरूरत ही क्या थी, उसे तो ये भी नहीं पता कि वेपन को यूज कैसे करते हैं। जोनाथन कहता है सब के सब अपने वेपन्स के साथ जल्द से तैयार हो जाओ और हांस मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुमने अपने उस यंग मास्टर को देखा था। जब तक हम यहाँ पर हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन्हें छूने की गलती करेगा। जोनाथन सोचता है अभी हांस ने जो बताया अगर वो सही है तो सच में रोमन नाम के इस गधे ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रोमन को जो प्रोवोक करते हुए कहता है क्या हुआ, तुम सभी को बदला नहीं चाहिए? ये सुनते ही दोनों के दोनों लोग अटैक कर देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा, बट रोमन एक बंदे का अटैक डॉज करते हुए ही अपने डैगर को उस बंदे के पेट में घुसा देता है। वहीं जब दूसरा बंदा उस पर अटैक करता है तो रोमन इसके लिए भी होता है तैयार और उसे रखता है एक जोरदार किक जिसकी वजह से वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है। रोमन कहता है क्या यहाँ पर सिर्फ तुम 3 ही लोग आए थे? वो बंदा कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी भी सुरक्षित रूप से इस जगह पर घूम नहीं पाओगे। रोमन कहता है आखिरकार तुम ऐसा कह कैसे सकते हो जबकि तुमने अपनी ही आंखों से देखा कि मैंने दोनों के दोनों लोगों को मार डाला है और अब सिर्फ तुम ही बचे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पागल हो गए हो? अच्छा चलो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ और उनका जवाब तुम सोच समझ के देना वरना। इसी के साथ रोमन अपने डैगर को उस बंदे के पैरों में धसा देता है और कहता है अब मुझे बताओ कि तुम्हारा लीडर कौन है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बार का सीन जहाँ लोग कुछ बातें ही कर रहे होते हैं बट तभी वहाँ पर पहुँच जाता है रोमन
दिमित्री। वही एक बंदा कहता है आपका स्वागत है यंग मास्टर। इधर लोग बातें करने लगते हैं कि ये देखो ये तो रोमन है ना, आखिरकार ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया और ये ऐसा क्यों दिख रहा है। वही वो बंदा मतलब कि वो वेटर कहता है क्या लेकर आऊं मैं आपके लिए। रोमन कहता है 20s एरा के वियर ऑफ द डॉन को। वो वेटर कहता है मुझे माफ कीजिएगा बट हमारे बार में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं आपको कुछ और रिकमेंड करूं। रोमन कहता है क्यों नहीं, बट हाँ मेरे लिए जो भी लाना उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना के लाना, क्योंकि मुझे सुबह में कुछ करना भी है जिसके लिए मुझे करना है बहुत ज्यादा नशा। इधर ये सब सुनने के बाद लोग हैरान होने लगते हैं। वहीं रोमन सोचता है ड्यू ऑफ द डॉन ये एक ऐसा पब है जो कि स्ट्रीट के मिडल में मौजूद है। मुझे उस बंदे ने यही बताया कि उसे सारे के सारे टास्क यहीं से मिलते हैं। वहाँ से हमें ऐसे टास्क तभी मिलते हैं जब हम एक स्पेशल कोड दें। रोमन पूछता है कैसा स्पेशल कोड। वो बंदा कहता है जैसे कि टीयर ऑफ द डॉन, समथिंग स्ट्रॉन्ग और मुझे सुबह में कुछ काम करना है। अगर ऐसी कुछ बातें कहोगे तो काम बन जाएगा। रोमन अपनी यादों से बाहर आता है। वहीं वो वेटर कहता है सब के सब हमला करो इस पर। बट तभी रोमन अपने पास में रखी हुई बियर को उठा के फेंकता है सीधे उस वेटर के मुंह पर। वहीं सभी लोग रोमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। इसी के साथ रोमन उन सभी बंदों को पीटना शुरू कर देता है। वो रखता है एक बंदे को किक जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। वो एक एक करके सभी को मौत के घाट उतारना शुरू ही करता है। रोमन एक बंदे को गले से पकड़ते हुए ऊपर उठा देता है। वही लोग कहते हैं आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, इसने बहुत ही आसानी से 3 लोगों को खत्म कर दिया। ये रोमन ये तो पहले से काफी अलग लग रहा है, हमने जैसा सुना था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इधर रोमन सोचता है मेरे वर्ल्ड मरीन वर्ल्ड में एक ऐसी बहुत ही महान टेक्निक है जिसकी वजह से कोई भी ब्रीदिंग का यूज करते हुए अपने स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा सकता है, और वही यूज कर रहा हूँ इस वक्त मैं रोमन की बॉडी पर, जिसकी वजह से मैं इस बॉडी का यूज करते हुए मार्शल आर्ट्स का यूज कर सकूं। ऑल्दो अगर बात की जाए तो ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा वीकेस्ट पॉइंट है। वही लोग अटैक करते हुए कहते हैं ये अकेला है, हम बहुत सारे हैं, तो चलो इसे खत्म कर दिया जाए। रोमन कहता है ये सभी के सभी लोग ये सब के सब मेरे सामने चींटियों के बराबर है, तो मुझे बस यही करना है कि मैं इन्हें मसल के खत्म कर दूं। इधर वो वेटर होश में आने लगता है। वही रोमन उसकी तरफ जाते हुए कहता है तुम काफी सही समय पर होश में आए हो, ये मामला बस खत्म होने ही वाला था। वही वो वेटर कहता है यंग मास्टर आखिरकार आप ऐसा कर ही क्यों रहे। रोमन कहता है कैसा बेतुका सवाल है, तुम ही हो जिसने मुझ पर हमला किया, और अब देखने के बाद मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि अब सिर्फ तुम ही बचे हो, और मैं कुछ बातें तुमसे जानना भी चाहता हूँ, तो क्यों ना पहले हम थोड़ी बातें कर ले। इसी के साथ हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ उस पब में अभी तक जोनाथन भी आ चुका है। वो कहता है क्या ये सच है, आखिर ये हो कैसे सकता है, यंग मास्टर ऐसा कर ही कैसे सकते हैं। एक नाइट कहता है कैप्टन एक बंदा था जो कि 2nd फ्लोर पर अभी भी जिंदा था, उसने बताया कि इस वक्त यंग मास्टर गए हैं लॉरेंस की तरफ। जोनाथन कहता है क्या, आखिर लॉरेंस क्यों। वो नाइट कहता है उस बंदे ने यह भी बताया कि ब्लड फैंग का मेन बेस है लॉरेंस की तरफ, लॉरेंस के इलाके में ही है उनका मेन बेस। इसी के साथ हम देखते हैं सीधे 1 घंटे पहले का सीन जहाँ रोमन इस वक्त उस पब के ओनर को टॉर्चर कर रहा होता है। वो कहता है हे मुझे लगता है कि हम दोनों काफी अच्छा महसूस करेंगे अगर हम दोनों करें बातें, क्योंकि तुमने पहले ही अपनी दोनों की दोनों उंगलियां खो दी हैं। वो बंदा कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं, तो तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, और वैसे भी ब्लड फैंग बाद में बदला लेने के लिए जरूर आएगा। रोमन कहता है क्यों नहीं, तुम चाहो तो मुझसे छुपा सकते हो, बट हाँ मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी पसंद है। मुझे उन लोगों का मुंह खुलवाने में काफी मजा आता है जो लोग काफी टफ होते हैं, और ये मजा सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि मुझे मिलता है एक मौका जिससे मैं उन्हें टॉर्चर कर सकूं। वो बंदा कहता है यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा, तो बस मुझे मार डालो और इस मामले को यहीं पर खत्म करो। रोमन कहता है सच में, 1 मिनट मैं बताता हूँ तुम्हें। इसी के साथ वो जाता है और एक लेकर आता है फोटो और कहता है चलो तुम्हारा टेस्ट लेकर देखते हैं कि क्या तुम सच में अपना मुंह नहीं खोलोगे भले ही कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहूँ कि मैं इसे ढूंढूंगा और इसे मार डालूंगा जो इस पिक्चर में है, तुम्हारा बेटा। वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, वो मेरा बेटा नहीं है। रोमन कहता है झूठ बोलना बंद करो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है। ये सुनने के बाद ही वो बंदा भड़क जाता है और कहता है कम्बीरे कहीं के, आखिरकार इतने इज्जतदार घराने के होने के बावजूद भी तू मुझे ऐसे धमकी कैसे दे सकता है। रोमन कहता है कुछ समय पहले मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे ये पता चला कि ब्लड फैंग के लोग खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। बट हाँ मुझे एक और कॉमन चीज पता चली कि वो सब के सब जो लोग ब्लड फैंग को ज्वाइन करते हैं वो होते हैं बहुत ज्यादा कर्जे में, और असलियत में वो लोग बुरे लोग नहीं होते हैं, बट मजबूरी की वजह से उन्हें बुराई के रास्ते पर चलना ही पड़ता है। ब्लड फैंग बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं, वो लोग कुछ भी कर देते हैं ताकि वो दूसरे पर कर्ज चढ़ा सके और उन्हें बना सके अपना गुलाम। मुझे अभी तक ब्लड फैंग के बारे में इतनी जानकारी तो पता चली गई है। ब्लड फैंग अपने हर परिवार के एक मेंबर को एक होस्टेज की तरह रखते हैं और फिर उसी परिवार के मेंबर्स को धमकी देते हैं और उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह हाइपोथेसिस काफी सही है। वो बंदा कहता है कुछ भी नहीं बदलेगा, अगर मैं तुम्हें सच सच बता दूं फिर भी ब्लड फैंग वाले आएंगे और हमें मार के
चली जाएंगी। रोमन कहता है वेल तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो कि तुम्हें किस साइड रहना है। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैं उस वक्त सीरियस था जब मैं बात कर रहा था तुम्हारे बेटे को जान से मारने के लिए, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं, जिसका नाम है रोमन डेमिट्री, मैं सोल्जर से कहूंगा कि इसकी तलाश शुरू कर दें और जब ये मिले तो इसे मार डालें, बहुत ही धीरे धीरे, पर हाँ उसे ऐसी मौत दे जिसमें उसे बहुत दर्द हो। बट वो करने से पहले मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, तो इसीलिए है तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन, जिसमें से पहला है तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने बेटे को मेरे हाथों तड़प कर मरते हुए देखो, और दूसरा मुझे ब्लड फैंग के बारे में जानकारी दे दो और आगे का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। चॉइस तुम्हारी है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्लड फैंग ग्रुप के लीडर को, जो कहता है मैं इस बात से इनकार करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि हमारे भेजे गए सभी लोग रोमन दिमित्री के हाथों मारे गए। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि रोमन दिमित्री इसके कैपेबल है। आखिरकार पूरी की पूरी डिवीजन ऐसे बंदे के हाथों कैसे मारी जा सकती है जिसे स्वॉर्ड्समैनशिप एकेडमी से भी निकाल दिया गया हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस वक्त रोमन है कहाँ पर? वही वो लीडर जिसका नाम है बेन माइल्स, उसके सामने वाला बंदा कहता है वो दिमित्री रीजन से बाहर निकल चुका है और मुझे लगता है कि उसे हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और वो इन्फॉर्मेशन उसे मिली होगी ड्यू ऑफ द ड्रोन से। बेन कहता है क्या ये सब उसने खुद ही हासिल किया? सामने वाला बंदा कहता है हाँ। बेन कहता है लगता है कि वो हमें काफी कमजोर समझ रहा है, इसीलिए तो वो अकेले सीधे हमारे हेडक्वार्टर पर अटैक करने की सोच रहा है, तो इसीलिए हमारी जितनी भी फोर्सेस है सबको बुला लो, हम आज यहीं पर रोमन को मार डालेंगे, वो भी दिमित्री के नाइट्स को आने से पहले। बेन सोचता है रोमन दिमित्री तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ब्लड फैंग के ऊपर अपना हाथ डाला, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, वो भी बिना किसी रहम के, और तुम्हारे शरीर को सेंट्रल प्लाजा में लटकाऊंगा और सबको बताऊंगा कि आखिरकार ब्लड फैंग की असली ताकत है क्या। सीन से प्रोतर हम देखते हैं लॉरेंस फैमिली के बीच में हो रही एक मीटिंग को, जहाँ एक बंदा कहता है मुझे लगता है कि बार्को फैमिली ने अपना डिसीजन ले लिया है और हाल फिलहाल में कुछ रूमर सुनने को आए हैं कि बार्को फैमिली ने काफी ज्यादा लोन लिया है और मुझे लगता है कि उस लोन को लेने का कारण बस एक ही है और वो ये है कि वो सभी के सभी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बंदा कहता है अभी जंग होने में कुछ समय बाकी है तो तब तक हमें अपनी फोर्सेस को भी तैयार कर लेना चाहिए। वही उन सभी के सामने बैठा हुआ होता है लॉरेंस फैमिली का लीडर, जो कहता है मुझे कभी भी लगा नहीं था कि जब बार्कोस ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे तब ऐसा कुछ होगा। वही एक बंदा कहता है मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार्कोस की साइड जाएगी और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हमें अपनी टेरिटरी बार्कोस को देनी होगी। इसी के साथ सब लोग बोलने लगते हैं कि हम अपनी टेरिटरी को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते, हम अभी तक जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ इस जगह की वजह से, क्योंकि इस जगह की मिट्टी काफी उपजाऊ है। एक बंदा बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट बार्कोस ने भेजा था उसके अकॉर्डिंग तो यही क्लियर होता है कि हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे बार्कोस का उन पर उद्धार है। एक बंदा बोलता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हम ऐसी बात पर यकीन कर ही नहीं सकते। वो बंदा कहता है पर फिर भी उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है। दिन दूसरा बंदा कहता है जरूर उन सभी ने हमारे पीठ पीछे कुछ किया होगा तभी ऐसा हो रहा है। बट तभी लॉरेंस फैमिली का लीडर कहता है प्लीज जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, कुछ भी हो जाए बट हम अपनी टेरिटरी को उन्हें नहीं देंगे। और क्योंकि जैसा हमें पता चला है कि बार्कोस हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते नहीं है तो हमें भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस जंग में हिस्सा लेना ही होगा और इसी वजह से मैंने अपनी बेटी की शादी दिमित्री परिवार में फिक्स की थी। वही एक बंदा कहता है अरे ये तो आपने सही कहा, हमारे पास दिमित्रीज है बट हाँ ओरिजिनली तो वो सभी के सभी कॉमनर्स ही हैं। बट अगर बात की जाए अमीरी की तो इस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो सबसे ज्यादा अमीर है। भले ही बार्कोस ने कितना भी लोन लिया हो बट मुझे नहीं लगता कि वो सभी के सभी दिमित्रीज को टक्कर दे पाएंगे। लीडर कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, इसी वजह से मैंने अपनी इकलौती डॉटर को उस दिमित्री परिवार के गधे के हवाले कर दिया। एक बंदा कहता है ये तो लॉरेंस फैमिली के भलाई के लिए था, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तो इसीलिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। वही दरवाजे के बाहर से ये सभी की सभी बातें सुन रही होती है फ्लोरा, जो सोचती है आखिर मैं उन्हें क्या बताऊं, क्या मैं उन्हें ये बताऊं कि मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये बताने के बाद मैं अपने पिता से नजरें मिला पाऊंगी, बट एक मिनट ये तो मेरी लाइफ है तो ऐसा करना कोई गलत भी नहीं होगा। आखिरकार मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही सैक्रिफाइस नहीं कर सकती, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे बेच दिया जाए। ठीक है मैं इन्हें सच ही बताती हूँ। इसी के साथ फ्लोरा अंदर जाने लगती है और कहती है मैं किसी ऐसे से शादी नहीं कर सकती जिसके लिए मेरे पास फीलिंग्स ही ना हो। बट तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और फ्लोरा को अंदर जाने से रोक लेता है और पहले खुद ही अंदर चला जाता है और कहता है माय लॉर्ड इमरजेंसी है। इस वक्त हम देखते हैं लॉरेंस घराने के बाहर का सीन, जहाँ अभी तक जोनाथन पहुंच चुका है, वो भी अपने सभी नाइट्स के साथ। जोनाथन कहता है जल्दी से ये गेट खोलो, यंग मास्टर रोमन खतरे में है। वह उसके सामने वाला बंदा कहता है जैसे मैंने कहा अपने सभी वेपन्स फेंक दो और एक प्रॉपर प्रोसीजर से होते हुए अंदर आओ। जोनाथन कहता है अगर यंग मास्टर को कुछ हुआ तो मैं तुम सभी को कभी माफ नहीं
नहीं करूंगा। बट तभी एक बंदा लॉरेंस फैमिली के नाइट से कहता है, कैप्टन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। वही वो कैप्टन कहता है, क्या तुम सही बोल रहे हो? वो बंदा कहता है, हाँ, इस बात की वजह से लॉरेंस प्लाजा में काफी भगदड़ मची पड़ी है। वही जोनाथन कहता है, कम ऑन, अब मुझसे ये मत कहना, अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है, मुझे इस दरवाजे को तोड़ना ही होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बंदे को कोई घसीट के ले जा रहा होता है। वही लोग बातें करते हैं, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये है कौन, क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? वही जिस बंदे को घसीटा जा रहा था वो होता है बेन माइल्स। वो कहता है, प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दो, और उसे घसीट कर ले जाने वाला होता है अपना रोमन दिमित्री। इसी के साथ हम देखते हैं थोड़ी देर पहले का सीन, जहाँ बेन माइल्स इस वक्त अपने सभी लोगों के साथ तैयार होता है और सोचता है ये बहुत ही आसान है, हमारा जो अपोनेंट है वो बहुत ही बेवकूफ है, वो अकेले ही आ रहा है और हमारे पास कई लोग हैं जिनके पास हथियार भी है, तो कोई चांस बनता ही नहीं है कि वो हमें हरा पाए, ये नामुमकिन है। बट तभी गेट खुलता है और रोमन बेन माइल्स के सभी लोगों को मार डालता है। बेन सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता, नहीं, मैं कम से कम ऐसे तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता। इसी के साथ हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ बेन कहता है, प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दो, कम से कम मेरी जिंदगी तो बख्श ही सकते हो तुम। बट तभी रोमन बेन को घसीटते हुए लाके पटक देता है सबके सामने। बेन कहता है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं कुछ भी करूंगा, तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुत्ता बन जाऊंगा जो कि सिर्फ तुम्हारे आदेश का ही पालन करूंगा, वो भी पूरी जिंदगी, तो बस मुझ पर दिखाओ थोड़ा रहम। रोमन कहता है, तुम मेरे लिए कुत्ता बन जाओगे, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? खैर तुम्हें ये सब पहले करना चाहिए था। इसी के साथ रोमन बेन का गला दबाने लगता है और कहता है, ये इंसान ब्लड फैंग ग्रुप का लीडर है और अब तुम सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये कितना बड़ा कचरा है। ब्लड फैंग ने डिमित्रिस को भी हार्म करने की कोशिश की और उन्होंने अपनी घटिया सी ट्रिक्स का यूज किया और लोगों को अपना गुलाम बनाया और साथ ही में मुझे मारने की कोशिश की, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इन्हें रोक रहा था। बात की जाए गुनाहों की तो ब्लड फैंग के गुनाह काफी ज्यादा हैं और उन्हीं की वजह से मैं तुम सबके सामने आज इसके अंदर की बुराई को खत्म करूंगा। इसी के साथ रोमन बेन के सर को अपने पैर से कुचलने वाला होता है, बट तभी वहाँ पर पहुंच जाता है जोनाथन और कहता है, यंग मास्टर रुक जाइए। बट तब तक हो जाती है काफी देर और बेन रोमन के हाथों मारा जाता है। इधर हम देखते हैं लॉरेंस फैमिली को, जहाँ एक नाइट आके सब कुछ बता देता है। वही लीडर कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? वो नाइट कहता है, हमने रोमन दिमित्री को सिर्फ इसलिए अंदर आने दिया क्योंकि वो मिस फ्लोरा के फियांसे हैं। बट 1 घंटे के बाद रोमन अचानक से सड़कों पर एक बंदे को घसीटते हुए लेकर आया और रोमन ने बताया कि वो जिस बंदे को घसीट कर लेकर आया है वो है ब्लड फैंग ग्रुप का लीडर बेन माइल्स, और उसने बेन माइल्स को सबके सामने ही मार डाला। लोग बातें करने लगते हैं, क्या इस बात का कोई तर्क भी बचता है? मतलब वो रोमन दिमित्री, उसने ब्लड फैंग ग्रुप के लीडर को पकड़ा और उसे खत्म कर दिया। वो एक बंदा कहता है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट यह है कि उसने उसे सजा दी, नहीं उसे जान से मार डाला, वो भी यहाँ के लॉर्ड के बिना परमिशन के। ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके। वही लॉरेंस फैमिली का लीडर सोचता है, परमिशन, कम ऑन, आखिर तुम लोग ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? रोमन दिमित्री मेरा सन इन लॉ बनने वाला है और उसने अकेले ब्लड फैंग को खत्म कर दिया। इसी के साथ वो लीडर कहता है, जल्दी से यहाँ पर रोमन दिमित्री को बुलाओ, मैं सब कुछ उसी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि रोमन दिमित्री कैप्टन जोनाथन और बाकी सभी नाइट्स के साथ आने लगता है और जोनाथन और रोमन पहुंचते हैं सीधे लीडर के सामने। वो लीडर सोचता है, तो अब मैं समझा कि कैसे रोमन दिमित्री ने उसे खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी मदद कर रहे थे ये नाइट्स। रोमन कहता है, दिमित्री परिवार की तरफ से रोमन दिमित्री आपके सामने हाजिर है, बैरन लॉरेंस। वो लीडर यानी कि लॉरेंस कहता है, सब कुछ भूल जाओ और सीधे पॉइंट पर आओ, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए और तुमने ऐसा कुछ क्यों किया, ऐसा कोई वायलेंट काम, वो भी विदाउट एनी परमिशन के? रोमन कहता है, ये सब कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट हुआ। ब्लड फैंग के कुछ मेंबर्स मासूम सिटीजन्स को पीट रहे थे, तो मैंने उन सभी को जान से मार डाला। और इसके आगे रोमन उसे सब कुछ बताने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ फ्लोरा भी छुप कर ये सभी बातें सुन रही होती है। फ्लोरा एक नाइट से कहती है, हे यहाँ पर आओ। जब वो नाइट आता है तो फ्लोरा कहती है, तुम जिसे अपने साथ लेकर आए थे वो रोमन दिमित्री था ना, आखिर वो यहाँ पर क्यों है और वो मेरे पिताजी के ऑफिस में क्यों गया है? वो नाइट कहता है, लगता है आपको अभी कुछ पता नहीं है। इसी के साथ वो नाइट फ्लोरा को सब कुछ बता देता है। फ्लोरा कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? इधर हम देखते हैं रोमन को, जो कहता है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस मामले को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, तो इसीलिए मैं आ गया सीधे उनके मेन बेस पर और उनके लीडर को ही मार डाला, और यही है इस पूरे केस की समरी। लॉरेंस कहता है, मैं तुमसे जो जानना चाहता हूँ
हूँ वो है अथॉरिटी। तुम्हारे पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी थी नहीं जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आके उसे एक्सक्यूट करो। रोमन कहता है मुझे इसके बारे में पता है, मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं, पर फिर भी मैं बस ये सोच रहा था कि आखिरकार इस मामले में लॉरेंस फैमिली कुछ कर क्यों नहीं रही। और वैसे भी ब्लड फैंग ग्रुप का जो लीडर था वो कोई ऐसा नहीं था जिसे आप नहीं जानते। वो यहाँ पर काफी पॉपुलर था, उसके क्राइम्स भी काफी ज्यादा थे और उसे कई बार बेल भी मिली। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस मामले को मुझे ही देखना होगा और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉरेंस पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी एक बंदा कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत। वही जोनाथन कहता है यंग मास्टर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। रोमन कहता है ऑनेस्टली मैं काफी हद तक डिसअपॉइंटेड भी हुआ। मुझे लगा था कि उसे मारने के बाद आप सब मेरी थोड़ी तारीफ करेंगे, क्योंकि आखिरकार मुझे ही अपने हाथों को बेन माइल्स के खून से रंगना पड़ा। तो इसीलिए मेरा सीधा सवाल है आपसे लॉरेंस, क्या मैंने कुछ गलत किया। लॉरेंस कहता है क्या तुम बेन माइल्स के बारे में जानते थे। वही जस्ट उसके बगल में बैठा हुआ बंदा कहता है हाँ वो एक क्रिमिनल था, बट मैं उसके बारे में नहीं जानता था। कम से कम मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक लीडर था ब्लड फैंग ग्रुप का। लॉरेंस कहता है ठीक है हम इस केस के बारे में और भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आती ही नहीं। अगर लॉरेंस फैमिली ने इस मामले में दखलंदाजी दी होती तो ठीक है। रोमन दिमित्री इसके लिए मैं तुम्हें बाद में रिवॉर्ड दूंगा, अभी के लिए तुम जा सकते हो। ये सुनते ही रोमन और जोनाथन वो दोनों के दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वही उन दोनों के बाहर निकलने के बाद लॉरेंस जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है यार उस बंदे ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। तो अब मैं समझा कि आखिरकार रोमन दिमित्री है कौन। खैर मुझे लगता है कि मैंने जो रूमर्स रोमन के बारे में सुने वो गलत है। वही लॉरेंस के सामने बैठा हुआ बंदा कहता है माय लॉर्ड हम इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। लॉरेंस कहता है क्यों नहीं जाने दे सकते, आखिरकार वैसे भी वो फ्लोरा का हस्बैंड बनने वाला है और वैसे भी जिस हिसाब से रोमन अभी बातें करके गया है वैसे बातें करने के लिए काफी गट्स की जरूरत होती है और मैं इसके आगे तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि जल्दी से तुम यहाँ पर फ्लोरा को बुलाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने रोमन को चुनकर सही किया और अब इसीलिए मैं फ्लोरा को सब कुछ बताना चाहता हूँ। इधर हम देखते हैं कि रोमन दिमित्री के सभी नाइट्स के साथ वापस लौट रहा होता है। वही जोनाथन कहता है यंग मास्टर क्या आपको ऐसे लॉरेंस को टॉन्ट करना जरूरी था, भले इस मामले से हम बाहर निकल आए हैं बट शायद इसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो गए होंगे। रोमन कहता है जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था लॉरेंस वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, तो मैंने बस यही किया कि मैंने उन्हें दिखाया कि वो कितनी लापरवाही कर रहे थे। और लॉरेंस को देखने के बाद मैं इतना तो समझ ही चुका हूँ कि वो अपने बेटी के फियोंसे को ऐसे ही सजा नहीं देने वाले। जोनाथन सोचता है इसका मतलब सब कुछ प्लान किया गया था, आखिरकार हो क्या गया है। इस वक्त मेरे सामने जो बंदा है ये वो रोमन दिमित्री नहीं है जिसे मैं जानता था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बकजुंग ह्यूग का पास्ट, जहाँ इस वक्त ह्यूग होता है एक केव के अंदर। उसके पिता कहते हैं तुम हेवनली डेमन के बेटे हो और अगर तुम्हारे पास सच में इतनी क्वालिफिकेशंस है कि तुम मुझे सक्सीड कर सको तो खुद को प्रूव करो, खुद को प्रूव करो कि तुम वर्दी हो और सरवाइव करो उस जगह पर। तुम्हारी डेथ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मेरे 12 बेटे मारे जा चुके हैं। तुम बस एक नंबर होगी, भले ही मेरे सारे के सारे बेटे मर जाए मैं और भी बेटे पैदा कर लूंगा, बट तुम बस ये याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम खुद को प्रूव करो और उस ग्राउंड पर सरवाइव करके दिखाओ। इधर ह्यूग को कुछ बच्चे पीटने लगते हैं, जहाँ एक बच्चा कहता है मुझे लगा था कि तुम कुछ स्पेशल होगे क्योंकि तुम सीधे हेवनली डेमन के बेटे हो, बट देखकर लगता है कि तुम्हारे पास कुछ खास स्पेशल है नहीं, तुम बस एक घमंडी बच्चे हो। ये सुनते ही ह्यूग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट इस बार भी उसे मुंह के बल खानी पड़ती है। ह्यूग सोचता है जब मैं बच्चा था उस वक्त सभी के सभी बच्चे अपने पेरेंट्स द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते थे, बट मैं इस दुनिया के सामने फेंक दिया गया ताकि मैं ताकतवर बन के उभर सकूं। इसी के साथ हम देखते हैं रोमन दिमित्री ले रहा होता है बात और सोचता है मैं काफी एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मेरी ये बॉडी ये काफी ज्यादा थक जा रही है। इस वर्ल्ड में अवेकन होने के बाद मैंने काफी चीजों को रियलाइज किया और वो सब के सब रिलेटेड थी ब्लड फैंग से, और अब मैंने उन्हें एनालाइज कर दिया है। मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है जो कि मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे, बट अभी भी मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं बदला, मैं अभी भी वही हेवनली डीमन ह्यूग हूँ। मैं किसी को भी मारने और टॉर्चर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, और वो जो सीधे मुझ पर ही हमला करने वाले होते हैं उन्हें मारने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही मेरी वो जिंदगी थी जो कि मैं ह्यूग बनते हुए जी रहा था और आज भी उसमें से कुछ भी नहीं बदला है। बस फर्क ये है कि मेरे पास ये दूसरा शरीर है, बट ये काफी डेंजरस भी तो हो सकता है अगर मैं ऐसे ही चीजों को करता रहा। मैंने अभी भी इस बात का पता नहीं लगाया कि आखिरकार यहाँ पर चीजें कैसे ऑपरेट होती हैं, और ये भी सच्चाई है कि मेरे स्ट्रेंथ भी अभी काफी वीक है, पहले के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एक मिनट, अगर मैं थोड़ा केयरफुली सोचूं, बट तभी उसे बाहर से आवाज आती है यंग मास्टर माय लॉर्ड आपको बुला रहे हैं। रोमन कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं जल्दी हाजिर होता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं जोनाथन और रोमेरो को, जहाँ रोमेरो कहता है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सच में रोमन ने कुछ ऐसा किया? जोनाथन कहता है जी हाँ मैंने भी नोटिस किया है, यंग मास्टर काफी बदल चुके हैं। रोमेरो कहता है रोमन चेंज हो
चुका है? जोनाथन कहता है हाँ वो चेंज हो चुके हैं, मुझे इसके पीछे का रीजन तो नहीं पता, बट मैं इस बात पर श्योर हूँ कि पहले हम जिस यंग मास्टर को जानते थे वो अब काफी बदल चुके हैं। रोमेरो कहता है रोमन बिल्कुल ही मेरे अंगूठे की तरह है, मेरे सभी बच्चों में से सिर्फ रोमन ही है जिसके पास कोई भी इम्प्रेसिव स्किल नहीं है, और जब मैं कॉमनर था तब वही मेरा वो बेटा है जो मेरे साथ था। रोमेरो सोचने लगता है कि जब वो काम किया करता था तब कैसे उसका बेटा रोमन उसे लाके कैंडी देता था। जहाँ रोमेरो कहता है तुम इतनी दूर आए सिर्फ और सिर्फ मुझे ये देने के लिए? रोमन कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि इस काम से दूर रहा कीजिए, ये काफी खतरनाक है, पर आप पूरा दिन काम करते हैं इसीलिए मैं ये कैंडी आपको देना चाहता था। इसे जल्दी से खा लीजिए और खत्म करने के बाद अपना काम शुरू कर दीजिए और जल्दी ही घर वापस आ जाइएगा। इसी के साथ रोमेरो कहता है मैं तो बस यही इच्छा रखता हूँ कि रोमन भी खुश हो जाए, इसीलिए मैंने उसके लिए काफी चीजें अलाउ कर दी ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वो कोई बेचारा है। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इसकी वजह से रोमन एक दूसरी डायरेक्शन में ही चला जाएगा। मैंने तो पहले ही रोमन से गिव अप कर लिया था, बट इसके बाद मैंने सुना कि रोमन ने ब्लड फैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो अब मुझे उससे काफी उम्मीदें हैं। रोमेरो ये सब कह ही रहा होता है, बट तभी वहाँ पर पहुँच जाता है रोमन। रोमेरो सोचता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार रोमन को ब्लड फैंग हराने के लिए किन हालातों से जूझना पड़ा, बट अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो मैं रोमन को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा ताकि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं। रोमेरो कहता है मैंने सुना कि तुमने ब्लड फैंग को अकेले ही खत्म कर दिया। इधर रोमन सोचता है बैरन रोमेरो, मैं ये क्लियरली देख सकता हूँ कि इनके मन में मेरे लिए काफी उम्मीदें जाग रही हैं, बट अगर मैंने इन्हें सच्चाई बता दी तो ये मुझे एक अलग ही नजरिए से देखेंगे, जिसके बाद इनके एक्सपेक्टेशंस मुझे लेकर काफी बढ़ जाएंगे, और एक्सपेक्टेशन बढ़ने के बाद ही जन्म होता है फेलियर का, तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं सब कुछ इन्हें सच नहीं बताने वाला, जिससे कम से कम मुझे कुछ समय मिल जाएगा और मैं ग्रो कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इन्हें सच बताना चाहिए या इनसे छुपा के रखना चाहिए? इसी के साथ अगेन रोमन जाता है अपनी उन्हीं यादों में जहाँ इस वक्त वो पिट रहा होता है। उसे पीटने वाला बच्चा कहता है क्या तुम इतना ही कर सकते हो? बट तभी रोमन, मेरा मतलब कि ह्यूग को एक पत्थर मिलता है और वो उस पत्थर से उस बंदे का सर फोड़ देता है। इसके बाद उसी पत्थर से वो उस बंदे की जान ले लेता है और सोचता है बचपन में जब सभी के सभी बच्चे अपने पिता के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते थे तब मुझे इस दुनिया के सामने फेंक दिया गया ताकि मैं ताकतवर बन के उभर सकूं। ह्यूग कहता है तो क्या तुम सभी ने अभी कहा था कि ये तुम्हारा बॉस है? तो अगर ये तुम्हारा बॉस है तो मैं चाहता हूँ कि इस केव के अंदर जो लोग हैं तुम उन्हें एक मैसेज डिलीवर करो कि वो बंदा जिसने तुम सभी के बॉस का हेड उड़ा दिया वो मैं हूँ और अब मैं ही हूँ यहाँ का बॉस। इसी के साथ रोमन अपनी यादों से बाहर आता है और कहता है बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब कुछ मैंने किया था, और सोचता है मैं ही हूँ हेवनली डीमन, मुझे पता है कि कब मुझे अपनी सुपीरियरिटी को छुपाना है और कब नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड को जहाँ काफी ज्यादा लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं रोमेरो, रोमन और जोनाथन के साथ में ही और नाइट्स। वही एक बंदा जिसका नाम है क्रिस, जो कि है वाइस कैप्टन दिमित्री के नाइट्स का। वो सोचता है तो ये है रोमन दिमित्री, आखिरकार ये यहाँ पर क्यों है? जोनाथन कहता है इस वक्त यहाँ पर होने वाली है एक स्वॉर्ड्समैनशिप ड्यूएल, वो भी यंग मास्टर रोमन के साथ, और अगर तुम में से कोई भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो सामने आए, बट इसमें कोई भी हिस्सा लेना नहीं चाहता इसीलिए कोई भी सामने नहीं आता है। क्रिस सोचता है आखिर अचानक से हो क्या गया है, क्या हमें अभी इस गधे से ड्यूएल करना होगा? इसी के साथ हम देखते हैं 1 घंटे पहले का सीन जहाँ रोमन ने कहा था कि हाँ वो मैं ही था। रोमेरो कहता है आखिर तुमने ब्लड फैंग को हराया कैसे? रोमन कहता है मुझे इन्हें ऐसे बताना होगा कि ये मुझ पर ज्यादा शक न करे, और कहता है एक्चुअली मैं काफी समय से सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा था। रोमेरो कहता है आखिर तुमने ये मुझसे छुपाया क्यों? मैं तुम्हें सपोर्ट करता, तुम्हें तो पता ही है। रोमन कहता है मैं तो बस आपको दिखाना चाहता था कि दिमित्री परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जिसे इस परिवार के गधे के नाम से जाना जाता है, वो खुद से भी कुछ चीजें कर सकता है। रोमेरो कहता है ऐसा तो कोई चांस है ही नहीं कि तुम खुद को इतनी अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ कि तुम सीधे ब्लड फैंग को अकेले हरा दो। रोमन कहता है ब्लड फैंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इलीगल लोन्स देने के बाद अपना प्रभुत्व कायम करना स्टार्ट किया था, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो ग्रुप खुद ही खत्म हो जाएगा अगर मैं उसके लीडर को खत्म कर दूं, इसीलिए मैंने उसे एक चारे के जरिए फंसाने की कोशिश की और वो चारा बना मैं। रोमेरो कहता है तुमने खुद को चारा बनाया? ब्लड फैंग वैसे ही हमेशा कमजोर नोबल्स के पीछे पड़े रहते हैं। रोमन कहता है इसीलिए तो मैंने खुद को ही चारा बनाया। रोमेरो कहता है तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? ये काफी खतरनाक था, अगर वो सच में कुछ करने के काबिल बचते तो अभी तक वो अपना बदला लेने के लिए आ चुके होते और अब तक तुम मारे भी जा सकते थे। रोमन कहता है मैं इस बात पर पूरी तरह से श्योर था कि वो लोग जो कि जबरदस्ती उस ग्रुप में घुसे थे या फिर उन्हें मजबूर करके उस ग्रुप में शामिल किया गया था, वो कभी भी अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर
पीटर को बचाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब कुछ मुझे अकेले ही करना चाहिए और मैंने तो आपको इसके बारे में बताया भी था। रोमेरो कहता है एक केयरफुल डिसीजन मेकिंग और एक प्लानिंग, साथ में इतनी हिम्मत कि उस प्लान को एक्सिक्यूट किया जा सके और साथ में हर चीज को इतने अच्छे ढंग से समझाना कि चीजों समझ में आए। अगर एक बार के लिए सोचा जाए तो क्या सच में ये सब रोमन ने ही किया था? रोमेरो कहता है क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? रोमन कहता है क्यों नहीं? रोमेरो कहता है मैं तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल को देखना चाहता हूँ, वो भी अपनी आंखों से। मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम कितने बदल चुके हो। और इसी के साथ रोमेरो सोचता है मैं ये देखने के लिए मरे जा रहा हूँ कि आखिरकार मेरा बेटा कितना बदल चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ जोनाथन कहता है क्या कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहता? वह क्रिस सोचता है ऑफ कोर्स कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहेगा, उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा इस कचरे के साथ ड्वेल करने के बाद जीतने में, और अगर वो हार भी जाते हैं तो शायद उन्हें यहाँ से निकाला जा सकता है, तो आखिरकार कोई इसमें पार्टिसिपेट करेगा ही क्यों? इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़नी चाहिए। इधर जोनाथन सोचता है यंग मास्टर के स्किल्स को परखने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़नी चाहिए और कोई ऐसा भी हो जिससे कि नाइट्स का भी सम्मान किया जा सके। इसी के साथ जोनाथन कहता है अगर कोई भी वॉलंटियर सामने नहीं आना चाहता तो मैं खुद ही एक पिक कर लेता हूँ। जोनाथन सोचता है वैसे तो मैं खुद ही इसमें हिस्सा लेना चाहता था, बट क्योंकि मैं हूँ नाइट्स का कैप्टन तो अगर मेरी स्वॉर्ड ऐसे किसी मामले में अपनी बयान से बाहर निकलती है तो यही मेरा ही अपमान होगा, या तो फिर कहें कि पूरे के पूरे नाइट कॉर्प्स का ही अपमान होगा। तो इसीलिए अब बचता है सिर्फ एक ही बंदा। जोनाथन कहता है क्रिस बाहर आओ। क्रिस कहता है क्या? और सोचता है पहली बार जब मैं रोमन से मिला था वो था पिछला साल। मैं रोमन से मिला था एक ड्रंक यार्ड में। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने कहा हम सिक्योरिटी हैं, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? वही रोमन कहता है क्या तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट आज के आज ही बंद करवा दूं? वही ऑनर कहता है हमें माफ कीजिएगा, हमारा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। रोमन कहता है शांत हो जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लड़ाओगे? ओए तुम इधर आओ। वही ऑनर कहता है यंग मास्टर आप थोड़ा शांत क्यों नहीं हो जाते? बट तभी रोमन अपनी बियर की बोतल उसकी तरफ ही फेंक देता और कहता है बाहर में जाओ तुम सब के सब, और अगर मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तो तुम्हें सामने आना चाहिए। वही क्रिस कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है कि ये काफी है। रोमन कहता है आखिरकार तुम कौन हो? जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। क्रिस रोमन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की तो भले ही तुम यंग मास्टर हो बट फिर भी मुझे और भी एक्शन। बट तभी रोमन क्रिस को एक चाटा मार देता है और कहता है आखिरकार तुम्हारे जैसा ही तुच्छ सा नाइट, उसकी इतनी हिम्मत कैसे कि मेरे सामने बोल सके? एक मिनट, क्या तुम मुझे घूर रहे हो? इधर क्रिस सोचता है मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि मुझे चाटा खाना ही पड़ेगा। इस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ट्रेनिंग नहीं की है एंड इसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि एक एवरेज बंदे के पास होती है। कितनी शर्म की बात है ये। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आखिरकार माय लॉर्ड का इतना बड़ा बेटा आखिर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कचरे के बराबर है, इसे तो मर ही जाना चाहिए। इसी के साथ क्रिस अपनी यादों से बाहर आता है और कहता है और जोनाथन कह रहे हैं कि मुझे इसी बंदे से ड्वेल करना है। क्रिस कहता है कैप्टन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मामले में सामने आना चाहिए। जोनाथन कहता है यंग मास्टर रोमन एक एक्सपर्ट है जिन्होंने अकेले ही ब्लड फैंग को फेस किया है और अगर तुम एक फेयर मैच चाहते हो तो तुम्हें ही सामने आना चाहिए। क्रिस इंसिस्ट करने की कोशिश करता है बट जोनाथन उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए क्रिस भी रेडी हो जाता है और क्रिस के रेडी होते ही ड्वेल स्टार्ट हो जाता है। जोनाथन कहता है तो दोनों साइड्स तैयार हैं, बट तभी क्रिस कहता है एक मिनट मेरी एक रिक्वेस्ट है। जोनाथन कहता है रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? क्रिस कहता है मुझे ये सिखाया गया है कि कोई भी ड्वेल को एक असली युद्ध की तरह लिया जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ओपोनेंट कोई भी हो, तुम्हें उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसे उसी की तरह एक ड्वेल बनाया जाए जिसमें सभी नियम कानून होंगे युद्ध के ही। अगर यंग मास्टर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं भी खुशी खुशी ये ड्वेल करने के लिए तैयार हूँ। क्रिस सोचता है इसका तो ऑप्शन ही नहीं है कि ये गधा इसने अकेले ही ब्लड फैंग को हरा दिया हो, तो आज मेरे पास मौका है उस चाटे का बदला लेने के लिए। इधर रोमेरो देखता है एक बार रोमन की तरफ और रोमन मुस्कुराने लगता है। इधर क्रिस सोचता है ये हंस रहा है। जोनाथन कहता है वेल मुझे लगता है कि यंग मास्टर इस शर्त को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स तैयार हो जाओ, ड्वेल स्टार्ट हो रहा है। जोनाथन के बोलते ही क्रिस सीधे रोमन पर अटैक करता है बट रोमन भी इस अटैक को ब्लॉक कर जाता है। वही जोनाथन सोचता है क्रिस इस वक्त अपनी पूरी पावर्स यूज कर रहा है, वो अपनी सारी स्किल्स का यूज कर रहा है, बट फिर भी रोमन ने क्रिस का अटैक ब्लॉक कर लिया। इधर क्रिस सोचता है जिस रिपल्सिव फोर्स का एहसास मुझे इसके हाथों से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो इतना क्लियर है कि इसका डिफेंस काफी मजबूत है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? ऑल्दो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि रोमन इस तरह से मेरे अटैक को ब्लॉक करेगा, तो अब मैं तभी सेटिस्फाई होऊंगा जब मैं इस बंदे को पूरी तरह से पीट दूंगा। इसी के साथ वो फिर से रोमन पर अटैक करता है बट
बट इस बार रोमन इस अटैक को डॉज करता है। क्रिस अगेन अटैक करता है, रोमन अगेन इस अटैक को ब्लॉक करता है। इन्हीं सब में क्रिस को एक और चांस मिल जाता है रोमन पर अटैक करने के लिए, बट रोमन इस अटैक को भी डॉज कर जाता है और इसी के साथ रोमन को एक चांस मिलता है क्रिस पर एक फैटल अटैक लैंड करने के लिए। और जब रोमन अपना अटैक करता है क्रिस पर तो क्रिस के बाल कट जाते हैं और वो कुछ पीछे भी हट जाता है। क्रिस सोचता है एक मोमेंट के लिए तो मैं काफी डर गया था। इधर रोमेरो कहता है ये तो नामुमकिन है, क्या ये पे कोई मजाक चल रहा है? उसने ऑलमोस्ट क्रिस को खत्म ही कर दिया था। वही क्रिस सोचता है क्या ये सच है? रोमन की स्किल्स, उसका डिफेंस, डॉज, ब्लॉक, ये सारी की सारी स्किल्स उससे इन सब की पहले से ही तैयारी कर रखी है, जैसे वो मेरे सभी मूव्स को प्रेडिक्ट कर रहा है। क्या इसने सच में अकेले ही ब्लड फैंग ग्रुप को खत्म किया था? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। डैम इट, एक मिनट, मैं सोच क्या रहा हूँ? मेरा अपोनेंट तो है दिमित्री परिवार का सबसे बड़ा गधा। मैं इसके खिलाफ तो कभी नहीं हार सकता, कम से कम इन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इधर रोमन कहता है लगता है इतना काफी था, मेरा काफी वार्म अप हो गया है। क्रिस कहता है क्या कहा तुमने? रोमन कहता है अब मेरी बारी है। इसी के साथ रोमन क्रिस पर अटैक करता है। क्रिस इस अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचता है आखिरकार इस बंदे को हो क्या गया है, ये इतना फास्ट कब से हो गया? इधर रोमन अगेन बहुत सारे काउंटर अटैक्स करने लगता है। क्रिस सोचता है डैम इट, मैं तो इसके सभी स्ट्राइक्स को झेल भी नहीं पा रहा। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो चीजें सच में मेरे लिए काफी खतरनाक हो जाएंगी। तो अब मुझे चाहिए एक मौका। क्रिस ये सब सोचते सोचते अपने डिफेंस को लो कर देता है। इसी वजह से रोमन अगेन अटैक करता है। क्रिस सोचता है इस बार इसके मूवमेंट्स काफी बड़े हैं, तो अब मिला है मुझे वो मौका। इसी के साथ क्रिस भी अटैक करता है, बट ये सब थी रोमन की एक चाल, इसलिए रोमन वहाँ से हट जाता है और ये अटैक डॉज हो जाता है। क्रिस सोचता है एक मिनट, क्या इसने ये सब कुछ जानबूझ के किया था? मैं तो फंस गया, क्या मैं हार जाऊंगा? वो भी इस गधे से, क्या मैं सच में हार जाऊंगा? इसी के साथ क्रिस यूज करता है अपनी माना की पावर्स को और यूज करता है अपने 1 स्टार ऑरा को, और इसका यूज करते उसके पास से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है। उसके इतने पावरफुल ऑरा को रिलीज होते हुए देखकर रोमन भी एक बार के लिए हैरान रह जाता है। और तभी वहाँ पर होता है काफी पावरफुल ब्लास्ट। सभी लोग कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या अभी? इधर रोमेरो कहता है रोमन आखिर वो गया कहाँ पर? बट इधर हम देखते हैं कि रोमन अभी भी सही सलामत है, क्योंकि उसने क्रिस की इस मूव को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। इसी वजह से उसने इस अटैक को डॉज कर लिया। क्रिस कहता है ओ अब तो मैं गया। और तभी रोमन अपना फाइनल अटैक करता है क्रिस पर और इस बैटल को जीत जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं क्रिस के पास्ट को, जहाँ वो काफी छोटी उम्र में ही 2 स्टार का नाइट बन जाता है और उसके पास होता है 2 स्टार का ऑरा। उसे 3 स्टार का नाइट बनने में लगे होते हैं 3 साल और 6 महीने, जो कि काफी कम समय है। और अगर रूमर्स की मानी जाए तो उसकी स्वॉर्ड की चलाने की स्किल्स काफी इनक्रेडिबल है और इस पूरे के पूरे नाइट कोप में क्रिस को माना जाता है एक जीनियस। बट क्रिस दिमित्री परिवार के सबसे बड़े इडियट, सबसे बड़े गधे रोमन से हार जाता है। रोमेरो कहता है नाइट कमांडर जोनाथन, आखिरकार क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या? क्या आपने ये नहीं कहा था कि क्रिस एक जीनियस है? आपके बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ क्रिस ही है, जो कि है 2 स्टार ऑरा का नाइट। जोनाथन सोचता है ये कैसे हो गया? अभी सिर्फ 1 महीना पहले ही रोमन ऐसा था कि उसे स्वॉर्ड्स पकड़नी तक नहीं आती थी, और ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो कि कोई भी खुद को ट्रेन करके 1 या 2 साल में सीख जाए। इसे देखकर तो लगता है कि जैसे इसने कई सालों तक ट्रेनिंग की है, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता कि ये इतना जल्दी ग्रो कर जाए। जोनाथन कहता है माय लॉर्ड सरप्राइज मत होइएगा, मुझे लगता है कि यंग लॉर्ड खुद ही एक जीनियस है जिन्हें स्वॉर्ड चलानी बहुत ही अच्छे से आती है। इधर रोमन सोचता है उसे पता था कि कब अग्रेसिव होना है और कब नहीं होना है। वो काफी फोकस्ड भी था, अगर देखा जाए उसकी मूवमेंट्स को तो वो काफी तेज भी थे। अगर वो चाहता तो खुद ही ब्लड फैंग गैंग को अकेले ही खत्म कर सकता था। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि जोनाथन को इस पर इतना गर्व क्यों है। अगर इनके स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो ये काफी स्किल्ड वॉरियर है, बट अगर मेरे स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो ये बद से भी बदतर है। इवन मरीम वर्ल्ड के नॉर्मल पीपल्स भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑल्दो अंत में मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ था जब उसके पास से वो ऑरा रिलीज हो रहा था। आखिर वो था क्या? इधर रोमेरियो बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है ये तो काफी दिलचस्प है, मेरा बड़ा बेटा वो स्वॉर्ड चलाने में एक जीनियस है। कमांडर नाइट जोनाथन, क्या तुम सच में इस बात पर श्योर हो? जोनाथन कहता है माय लॉर्ड मैं इस बात पर पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि हमें रोमन को पहचानने में काफी बड़ी गलती हो गई है। रोमेरो कहता है अच्छा ऐसी बात है, बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं तो इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका था कि तुम किसी भी काबिल नहीं हो, बट मुझे लगता है कि मुझसे भी गलती हो गई, तो मैं तुम्हें एक अवार्ड देना चाहता हूँ। तो बताओ मुझे तुम्हें कुछ चाहिए? रोमन हंसता है और कहता है जैसा कि आपने कहा था मुझे जल्दी बैटलफील्ड में जाना होगा। रोमेरो कहता है तो क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम नहीं जाना चाहते? रोमन कहता है नहीं, मैं वहाँ पर बहुत ही उत्सुकता के साथ जाना चाहता हूँ, बट मैं वहाँ पर जाना
जाना चाहता हूँ अपने सिलेक्टेड लोगों के साथ। रोमेरो कहता है तुम्हारे पास अभी बहुत समय है तो तुम आराम से चूज कर लो और हम तुम्हारे साथ कुछ लोगों को भी भेज देंगे। रोमन कहता है नहीं, मैंने कहा ना कि मैं खुद जाऊंगा। रोमेरो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। मैं आज से तुम्हें इस बात का अधिकार देता हूँ कि तुम अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करोगे और बैटलफील्ड में सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करोगे। तुम्हें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। रोमन कहता है मुझे एक और चीज चाहिए। रोमेरो कहता है आज तुमने जो मुझे करके दिखाया है, जब तक तुम मुझे ऐसे ही खुश करते रहोगे मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे इन शर्तों को मंजूर करने के अलावा। रोमन कहता है ये क्रिस, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे ऑरा को कंट्रोल करना सिखाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। तो अभी तक मैंने इस चैनल पर कोई भी टास्क नहीं दिया था, बट आज मैं एक टास्क देता हूँ। तो अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स और 500 कमेंट्स का टास्क कंप्लीट हो जाता है तो मैं जिस दिन ये टास्क कंप्लीट होगा उसी दिन इसका नेक्स्ट एपिसोड ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि इस मानवा के ऑलमोस्ट 100+ चैप्टर्स अवेलेबल है। तो अब सब कुछ तुम ही सब पर है। बट तब तक के लिए